Hello everyone, welcome to Ajay favorite study channel. So how are you? प्रोमिस के आधार पर आज हम अपनी पहली क्लास लेकर आए हैं सीडीपी की। सीडीपी में लगभग 123 क्वेश्चंस सीडीपी की बुक में बन रहे हैं और लगभग उसमें 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में 123 क्वेश्चन, यानी कि अगर हम एक बुक्स का 4 क्वेश्चन पर डे कवर करते हैं, है ना, फिर हम उसको 1 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। लगभग हमारे पास जो जेबीटी का सारा संपूर्ण जो टाइम अपने पास है वो है लगभग 9 महीने, और हमारे पास बुक्स हैं लगभग 9। अगर हम एक बुक्स का 4 क्वेश्चंस रोज़ाना कवर करते हैं तो लगभग बड़ी ही आराम से हम अपनी किताबों को विद रिवीजन के साथ कवर ऑफ कर लेंगे, बिना किसी मानसिक दबाव के, मानसिक तनाव के। पहला जो क्वेश्चन है सीडीपी का वो विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट। हाँ, एक और बात कि हमारी किताब में लगभग 123 क्वेश्चन जो मैंने बताया था और लगभग 5 यूनिट्स हैं। तो अगर हम रोज़ाना 2 क्वेश्चंस सुबह और 2 क्वेश्चन शाम को करते हैं तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से हम अपने क्वेश्चंस को विद रिमेम्बरिंग के बड़ी आसानी से समझ लेंगे। सो आप अपनी डेडिकेशन के साथ में चैनल पर बने रहिए और अपने क्वेश्चंस को कवर ऑफ कीजिए। एक उस बात मैंने पहली वीडियो में बोली थी कि अगर मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ वही बच्चा जुड़े जिसको हाँ सच में पढ़ना है, वो नहीं जिसको शॉर्ट्स में मज़ा आता है या छोटी जो क्लासेज होती है, नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है डीपली समझने के लिए लंबी क्लास जा सकती है, थोड़ी लेंदी हो सकती है, और आपको अपनी डेडिकेशन के साथ में वीडियो के साथ बने रहना है। 2 क्वेश्चन सुबह और 2 क्वेश्चन शाम को, लगभग हम इसको 1 महीने में एक बुक्स को अपनी को कवर ऑफ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई सब्जेक्ट्स इसके साथ में जोड़ूँ जो इससे रिलेटेड हो, मैं देख लूँगा कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्ट्स इसके साथ में मेल खाता है, तो हम 2 बुक्स ले लेंगे और दोनों बुक्सों के 4-4 क्वेश्चन रोज़ाना कवर ऑफ करेंगे। इससे आपका मेंटली जो प्रेशर है वो बहुत भी कम रहेगा और आसानी से आप समझ भी पाओगे। पहला जो क्वेश्चन था हमारा विकास का संप्रत्य। विकास होता क्या है? पहली बात तो यही समझ में नहीं आता हमारे कि विकास है क्या। इसको समझने के लिए सबसे बहुत अच्छी बात है कि हम जो भी काम बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं ना, वो सब विकास के अंतर्गत आता है। तो सर विकास, और इसके साथ में एक शब्द और चलता है, वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है और विकास क्या होता है, दोनों ही सीडीपी के पिलर माने जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और क्वेश्चंस को समझने तक। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं बिना किसी झंझट के आगे। विकास का संप्रत्य स्पष्ट कीजिए। ये वृद्धि से किस भिन्न है? मैंने बताया था अभी, वृद्धि और विकास का संप्रत्य है क्या, वृद्धि होती क्या है। तो पहले इसको समझो। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो छोटा होता है, उसके हाथ, पैर, मुंह, आंखें कितनी छोटी छोटी होती है। जब वो लगभग वो होती है शैशवावस्था, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और बड़ा होने के साथ साथ में उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, बॉडी के आकार बढ़ने लगते हैं। तो वो कहलाती है आपकी वृद्धि। क्या कहलाती है? आपकी वृद्धि। शरीर के अंगों में विकास होना आपकी वृद्धि कहलाती है। और वहीं शरीर के अंगों से किस प्रकार हम काम कर रहे हैं,
आपका हाथ तो बड़ा हो गया, पर आप हाथ से किस तरह से लिखते हैं, आप हाथ से किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से आप अपने कपड़े पहनते हैं, ये आपका विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया। वृद्धि शारीरिक अंगों में जो ग्रोथिंग होती है हमारी, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि व्यक्ति की विकास प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकास के स्वरूप को जाने बिना अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को निर्धारित कर सकता है। आप बताओ, एक अध्यापक को जब यही नहीं पता कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है, विकास क्या होती है, वृद्धि क्या होता है, तो बच्चे को किस प्रकार से उसकी सहायता कर पाएगा, एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, एक बड़े बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। कहीं भी चले जाइए आप, इंडिया में नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य जो है एक पशु के समान होता है। शिक्षा ही जो है एक व्यक्ति का सर्वपूर्ण विकास करती है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास आता है। और इस सब का जो प्रमुख आधार होता है वो होता है आपकी शिक्षा। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए विकास के सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। अतः विकास के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालना एक मनोवैज्ञानिक के लिए अति आवश्यक है। विकास होता क्या है, ये एक साधारण आदमी का काम तो है नहीं, इसको पता लगाने का काम कौन करेगा, मनोवैज्ञानिक। तो मनो की विकास के आखिरकार सिद्धांत होते क्या हैं, इन सब पर दृष्टि डालना एक मनोवैज्ञानिक का काम है और उन सब को अप्लाई करना एक अध्यापक का काम। ठीक है, अब विकास होता क्या है, एक्चुअली में विकास है क्या, इसको समझना है हमें। जब से मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास में रुचि का प्रदर्शन किया है, उन्होंने जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़े मानव व्यवहार के बारे में बहुत सा ज्ञान एकत्रित कर लिया है। उन्होंने बच्चों को जानने के लिए बहुत सी अनुसंधान विधियों का विकास कर लिया है। उन्होंने आयु संबंधी परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए हैं तथा अधिक विकास करने के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए विकासात्मक मनोवैज्ञानिक अधिक सक्रिय हो चुके हैं। वे बच्चों के विकास की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं तथा वे उनके लिए विशेष पर्यावरण की संरचना करने के प्रयास में हैं। उदाहरणार्थ, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली तकनीक बताना। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब तक अध्यापक को यही नहीं पता कि बच्चे को आखिरकार पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, तब तक वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो मनोवैज्ञानिकों से लेकर अध्यापक तक एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है और वो होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली तकनीक आखिरकार है क्या, इसका पता लगाना। आगे बात करते हैं, किसी बालक के विकास की रूपरेखा कैसी होगी। ये पूरी तरह उन व्यक्तिक और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर होता है जिनमें बालक पलता है और बड़ा होता है। एक बात बताइए, एक बच्चा हरियाणा का है, एक बच्चा राजस्थान का। अगर राजस्थान के बच्चे ने जन्म लिया है राजस्थान के एरिया में और उसको हम गुजरात में ले जाकर उसका पालन पोषण करते हैं, तो उसका विकास किस क्षेत्र के आधार पर होगा, राजस्थान के आधार पर या गुजरात के आधार पर? गुजरात के आधार पर, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण का प्रभाव आनुवांशिकता से ज़्यादा पड़ता है, उसका सांस्कृतिक प्रभाव आनुवांशिकता से ज़्यादा पड़ता है। तो बालक की रूपरेखा कैसी होगी, ये सब निर्भर करता है उसकी सांस्कृतिक दशा कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, उसका संगति कैसी है। कहते हैं ना, जो बुरी संगत में रहते हैं वो बुरे होते हैं और जो अच्छी संगत में रहते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ही वातावरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं पैदा होती हैं।
कोई भी दो बच्चे आपस में समान नहीं होते। आप दो बहन भाई होंगे तो आप भी आपस में समान नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों में आनुवांशिकता के गुण के साथ साथ एक और गुण पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। मतलब एक बच्चा लंबा होगा, हो सकता है दूसरा बौना हो, एक काला है, हो सकता है दूसरा थोड़ा रंग में अच्छा हो, किसी में बुद्धि अधिक हो सकती है, किसी में बुद्धि कम। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। मानव विकास मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। मानव विकास कि बच्चे का विकास आखिरकार होता कैसे, इसका पता लगाना ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। मैंने तब भी कहा था कि CDP एकदम बहुत ही अच्छी मतलब हलवा। अतः विकास के संप्रत्यों को समझना और विभिन्न गहराई में जाना, ये जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों की गहराई में जाना अति आवश्यक है। विकास का अर्थ आखिरकार होता क्या है, तो हमने इसकी थोड़ी रूपरेखा बनाई थी। आखिरकार विकास हमारे लिए क्यों आवश्यक है, विकास अध्यापक के लिए कितना आवश्यक है, इसका काम कौन करेगा, मनोवैज्ञानिक करेंगे, वातावरण का बच्चे के विकास में कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब इत्यादि जानना जो है बच्चे के लिए आवश्यक है। विकास का अर्थ, विकास शब्द की उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। विकास, एक बच्चा जब गर्भावस्था में आता है तभी से ही उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक विकास जो शब्द है, ये परिभाषा दी थी आपके हरलोक जी ने भी। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। ये हरलोक जी ने जो है इसकी परिभाषा दी थी। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण कार्य संबंधी सुधार। देखो भाई, वृद्धि, आपका वजन 50 किलो है, अगले महीने आप 55 के हो गए, उससे अगले महीने में आप 60 के हो गए, तो ये आपकी वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृद्धि। और आप अभी 12 साल के हो और आप 20 साल के भी हो गए, पर आप में बुद्धि बच्चों की जैसी है। या आप 20 साल के हो गए और आप में बुद्धि 50 साल के लोगों की जैसी है, मतलब बहुत मैच्योरिटी बुद्धि है, तो यह आपका विकास कहलाएगा। शैशव अवस्था में बच्चे का विकास अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोर अवस्था में अलग होता है और वयस्क अवस्था में अलग होता है। तो विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं। आपका वजन कितना है, इसका एक तोलने का मापक यंत्र है हमारे पास, उसको हम तोल सकते हैं कि भाई फलाना लड़का 50 किलो का है, 60 किलो का है। बल्कि वृद्धि के अंतर्गत गुण आते हैं। गुण, आप 50 किलो के तो हैं, क्या आप दौड़ पा रहे हैं? नहीं। या आप सबसे लंबी दौड़ लगा पा रहे हैं? तो यह आपके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत आ जाएगा। आप किस तरह से काम करते हैं, आपके हाथ तो बड़े हैं पर क्या आप काम करने में सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपके विकास के अंतर्गत आएगा। यानी कि कार्य संबंधी सुधार, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित जो आपको परिपक्वता की ओर लेकर जाती है, वो आपका विकास कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसमें आप शारीरिक अंगों को माप तोल सकते हैं, आप अपने शारीरिक अंगों का बंटवारा कर सकते हैं। आपके हाथ अलग, पैर अलग, आँख अलग, कान अलग। ऐसा तो कह नहीं सकते कि मेरे कान और हाथ एक ही हैं, नहीं ना। आगे चलते हैं। अतः विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है, मैं बोल रहा था ना। मतलब जब आप कोई भी काम, आज आपने कंप्यूटर पर टाइपिंग की, आज आपसे कुछ अल्फ़ाबेट नहीं दबे, या हो सकता है आप अल्फ़ाबेट्स को बहुत धीरे धीरे देख देख कर दबाने की कोशिश कर रहे हो, पर जब आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं तो एक दिन आप उनको जो है दबाने में, मतलब बगैर देखे आप अपने अल्फ़ाबेट्स का जो टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे एक मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, एक परिपक्वता की तरफ चले जाते हैं, जिसको हम विकास कहते हैं। अर्थात विकास जो है परिपक्वता का आधार है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि बुद्धि वृद्धि पर निर्भर करता है।
ये क्या बात बोल दी भाई? अभी तो कहते कि वृद्धि और विकास अलग अलग हैं, और अब बोल दिया कि वृद्धि विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही एक दूसरे के मतलब एक सिक्के के ही दो पहलू कह सकते हैं। बताओ, एक बच्चा छोटा सा है और उसके हाथ पैर अभी विकसित नहीं हुए, और आप उसको विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत तालाब में ले जा रहे हो कि बच्चे को तैरना सिखाना है। अब आप उसको तैरना सिखा रहे हो कि अब बच्चे के हाथ पैर तो इतने विकसित नहीं हुए कि आप उसको तैरना सिखा सकें। अगर बच्चे को पानी में तैरना सिखाओगे तो हाथ पैर तो विकसित है नहीं, तो कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाएंगी। इसका मतलब है कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी जुड़ा हुआ है। वृद्धि तभी हो सकती है, सॉरी, विकास तभी हो सकता है जब वृद्धि भी संपूर्ण तरीके से हो रही हो। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं जैसे कि जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह जिससे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो होते थे वो कहते थे कि जो बच्चा व्यवहार करता है समाज में और व्यवहार करते करते कुछ नियम सीखता है, और नियम सीख कर वो एक परिपक्वता की ओर जाता है, और यही परिपक्वता उसको समाज में समायोजन के लिए काम करती है। तो उन्होंने अपने आधार पर एक परिभाषा दी थी कि विकास शब्द का अर्थ है उन समस्त जटिल समस्याओं से जिनसे एक निषेचित अंड से अर्थात एक गर्भ अवस्था से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। निषेचित अंड अर्थात जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, जो कि गर्भ अवस्था में आने के बाद 2 माह तक की जो अवस्था होती है उसको हम निषेचित अंड की अवस्था, परिपक्व या डिम्बावस्था या पिंडावस्था बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हरलोक महोदया, ये रूस की पहली महिला मनोवैज्ञानिक रही हैं। हरलोक विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास परतों में मतलब ये 4 अवस्थाएं जो बताई गई हैं ना, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इनमें सीमित नहीं है, बल्कि यह तो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर एक प्रगतिशील श्रृंखला है। क्या बोल दिया भाई? बच्चा एक जन्म लेता है, वो तब भी सीख रहा होता है कि उसके पापा कैसे बोल रहे हैं, उसकी मम्मी कैसे बोल रही है। वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, ग्रहण कर रहा है। पहले वो पा, दा, ला, पानी को आनी, मतलब अर्थहीन शब्द बोलता है। फिर धीरे धीरे बाद उसके शब्दों में स्थायित्व आता जाता है और वो एक शुद्ध शब्द बोलता जाता है, पापा, दादा, पानी वगैरह। क्या इसका मतलब यही है कि बच्चे का तभी तक विकास होता है? नहीं, बच्चा जन्म लेता है तब भी सीखता है और मरने तक सीखता है। तो इसका एक ट्रिक्स हमें बताया जाता था पहले कि जन्म से चिता तक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ करता है और मरने तक तक। आगे चलते हैं। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। और सर ये कौन सी लाइन आ गई? अंडरलाइन करो भाई इसको। वृद्धि की कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ अवस्थाएं जैसे कि आपकी शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। हालांकि प्रौढ़ावस्था में वृद्धि को नहीं गिना जाता, पर फिर भी 4 अवस्था हम गर्भावस्था को एक जोड़ सकते हैं। बल्कि विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं। बोले सर 9 अवस्थाएं कौन कौन सी? 4 ये, एक वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, सॉरी एक वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 3 और जोड़ दी सर, 4 ये हो गई। 7 2 अवस्था, एक पिंडावस्था और एक मरणापर्यंत की अवस्था जब बच्चा सीखता है। हालांकि किशोर अवस्था के बाद में मनोविज्ञान के अंतर्गत CDP के अंतर्गत जो है बाकी किसी अवस्था का महत्व स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कि जोर देते हैं कि हमें जो है बाकी की अवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, यही अवस्थाएं थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं, पर कुछ नहीं देते भाई, उनकी मर्जी। आगे चलते हैं।
विकास की अब एक निश्चित पद्धति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। और ये क्या बात है, सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर। एक बच्चा होता है, आप एक बच्चे को पानी पीने के लिए देना गिलास में, वो दोनों हाथों से गिलास को पकड़ेगा। किसने? दोनों हाथों से। फिर कुछ समय के बाद में वो एक हाथ से पकड़ना शुरू कर देगा। फिर कुछ समय के बाद में जब वो बड़ा होता जाएगा, बाल्य अवस्था में, वो 2 उंगलियों से भी गिलास को पकड़ सकता है। तो ये कहलाता है सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर। और यहाँ एकीकरण का सिद्धांत भी लागू होता है, सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर। अर्थात जब बच्चा पहले तो दोनों हाथों से पकड़ रहा था, अब वो उंगली से भी पकड़ सकता है। कैसे? एक विशिष्ट स्पेशलिस्ट उसके अंदर पावर आ गई कि वो पहले तो दोनों हाथों से पकड़ रहा था, अब वो 2 उंगलियों से पकड़ सकता है। सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर। याद रखना, विकास सदा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। नोट्स बनाते जाना साथ के साथ, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद में 100% भूलोगे, और भूलोगे फिर देखोगे। इससे अच्छा तो पेन कॉपी साथ में रखना, और जो जो लाइन मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते जाना, और सिर्फ एक बार ही रिवीजन कर लेना मेरे कहने से। अगर सीडीपी में 30 में से 30 ना आए, पासिंग मार्क बताया है भाई, वैसे तो 70 नंबर का होता है, 70 में से 70 ले आओगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। आगे चलते हैं। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, एक लगा लो कि वृद्धि जो है विकास की तरह रुकता नहीं है। मतलब वृद्धि जो है एक निश्चित अवस्था तक होती है, और उस अवस्था को कहते हैं हम प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था या परिपक्व अवस्था। एक बच्चे का वजन बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ किशोर अवस्था तक। बच्चे में लंबाई बढ़ती है 16 साल तक। बच्चे में दांत आते हैं 8 साल तक, उसके बाद आ जाते हैं स्थायी दांत। क्या तुम्हें लगता है कि दोबारा दांत बार बार टूट के बार बार आते हैं? नहीं। एक बच्चे के हाथ बढ़ते हैं निश्चित अवस्था तक। बच्चे की आवाज़ भारी हो जाती है एक निश्चित अवस्था तक। बच्चा जो है एक विशेष विषम लिंग की तरफ आकर्षित होता है कि विशेष अवस्था तक। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। जबकि विकास ऐसा नहीं होता। विकास तो जन्म से मृत्यु तक चलता है। इसी एक शब्द के अंतर्गत मैंने विकास को समेट कर रख दिया है। बच्चा किशोर अवस्था में भी सीखता है, बाल्य अवस्था में भी सीखता है, वयस्क अवस्था में भी सीखता है, प्रौढ़ावस्था में भी सीखता है, बुजुर्ग अवस्था में भी सीखता है। ठीक है। बुजुर्ग अवस्था में बच्चा नहीं रहता, फिर तो बुजुर्ग ही बन जाते हैं। तो बुजुर्ग अवस्था में उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन आते हैं? उसकी त्वचा का नरम हो जाना, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाना, हाथ पैरों का कमज़ोर हो जाना, मस्तिष्क का कमज़ोर हो जाना, श्रवण दर्शन इंद्रिय कमज़ोर हो जाना। ये सब उसके अंतर्गत जो विकास, ये जो परिवर्तन आते हैं, ये सब विकास के अंतर्गत ही तो आते हैं। विकास की एक विशेषता होती है कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं, जबकि वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ धनात्मक परिवर्तन आते हैं। समझे? आगे चलते हैं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। मैंने बताया था पहले भी कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट वह अवस्था जब बच्चा एक बीज के समान होता है, एक डिंब अवस्था में होता है। वहाँ से विकास शुरू होता है और मरने तक बच्चे का विकास होता चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आपकी विकास की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं आगे। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता होता है, जैसे ऋणात्मक, धनात्मक, विवृद्धि, रचनात्मक, संरचनात्मक, सभी के लिए होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है। भाई बताओ तुम ही कि वृद्धि तो एक निश्चित अवस्था तक हो रही है, विकास सारी अवस्थाओं में हो रहा है। वृद्धि के अंतर्गत धनात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, विकास के अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, मतलब हम जिनको सिर्फ तोल सकते हैं। जैसे हम आपकी लंबाई को इंच में नाप सकते हैं, आपके वजन को तोल सकते हैं, आपकी आँखों का विजन चेक कर सकते हैं, कानों की श्रवण इंद्रियों को चेक कर सकते हैं कि आप कितना सुन सकते हैं, क्या आप किस तरह से सुन सकते हैं,
इसका हम नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप किस तरह से देखते हैं, इसको हम नाप सकते हैं? नहीं। आप किस तरह खाते हैं, इसको हम नाप सकते हैं? नहीं। यही आपका विकास है। ठीक है। तो वृद्धि की अपेक्षा विकास का जो अवधारणा है वो व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल है। सॉरी, विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। अंडरलाइन, नोट बना के लिख लो इसको। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जबकि वृद्धि आपके मात्रात्मक संबंधों की ओर। ठीक है। वृद्धि में मात्रात्मक, विकास में गुणात्मक। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन आए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसमें जितने भी परिवर्तन आएंगे, चाहे उसमें रोने का परिवर्तन हो, चाहे हंसने का परिवर्तन हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, उसमें जितने भी परिवर्तन आएंगे वो सारे के सारे आपके विकास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? विकास के अंतर्गत। और एक निश्चित अवस्था तक बच्चे के अंतर्गत जो परिवर्तन आएंगे, जिनको हम तोल सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, वो आपकी वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। विकास इस प्रकार की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है। हमने पहले ही बता दिए थे। तो अब आप जैसे आप नोट्स बना के लिखते जाओ, इम्पोर्टेंट। ठीक है। विकास की निश्चित पद्धति होती है, जो हमने अभी क्लारीफाई की थी। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, ये निरंतर चलता है। जब जन्म से कोई मृत्यु तक कोई चीज़ चल रही है, कोई काम हो रहा है, कोई प्रक्रिया चल रही है, तो निरंतरित होगी। ऐसा थोड़ी है कि वृद्धि की तरह एक परिपक्वता तक आकर रुक गई। नहीं, वो एक निश्चित अवस्था तक चलती है वृद्धि। जबकि विकास तो आजीवन चलता है। एक बच्चे का जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। यही, और उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं आएंगी वो सारी विकास के अंतर्गत। विकास सभी प्रकार के प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो रचनात्मक हो, चाहे सृजनात्मक हो, चाहे विनाशात्मक हो, चाहे हासात्मक हो। ठीक है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। वृद्धि की अपेक्षा विकास का अर्थ व्यापक होता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। कब तक चलती हैं? वृद्धि जो है विकास के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक चलती है, परिपक्व अवस्था तक चलती है। उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का कोई काम नहीं रहता। उसके बाद में वृद्धि का जो स्तर बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसके बाद में भी जो विकास चालू रहता है। ये कभी थमता ही नहीं है, चाहे इसकी गति कैसी भी हो। ठीक है। चाहे निम्न गति में हो, कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे बोलता है, कोई बच्चा पहले चलना सीख लेता है, कोई बाद में सीखता है। किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की कम होती है। तो ये विकास की गति तो अलग हो सकती है, पर अवधि मतलब चलेगा निरंतर सब में। ठीक है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इसके साथ में लिखो, विकास गुणात्मक और बिना मात्रात्मक। क्या है? विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ठीक है। मात्रात्मक, इसके साथ में मात्रात्मक और जोड़ लो भाई, प्लस मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये वृद्धि के पक्ष हैं। अभी अभी हम जो क्लैरिफाई किए हैं उसको सिर्फ डायग्राम से बताया गया है कि परिवर्तन क्या क्या होते हैं। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक, विकास में गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। इसको किसी दिन ऐसे समझाऊंगा कि तुम भूलना ही नहीं। ठीक है। ये देखो भाई, आकार में आप जब बचपन में थे तो आप 2 इंच के थे, मजाक में थे ही हूँ। और अब अभी आपकी जो 6 फुट, क्या बात है। संख्या, आपकी संख्या का मतलब है कि आपके बचपन में दांत कितने थे? सही बताना भाई। 8 दांत थे। कितने से सर? 8 दांत। किशोर अवस्था में कितने दांत थे सर? 20 दांत थे किशोर अवस्था में। और अभी अभी कितने दांत है सर? अभी अभी तो सर पूरा 32 के 32 दांत है। बताओ भाई, बचपन अवस्था में ऐसा क्या था कि आपके 8 ही दांत थे, और अब ऐसा क्या है कि आपके पूरे 32 दांत हैं? वृद्धि के कारण। किसके कारण?
वृद्धि के कारण आपके चार मतलब जो है दांतों में वृद्धि हो रही है, आपकी संख्या में वृद्धि हुई। और आप अपने दांतों से खाते कैसे हैं, ये आपके विकास के अंतर्गत आ जाएगा। आप चलते कैसे हैं, ये आपके विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। प्रकार, प्रकार मतलब आपकी शारीरिक दशा कैसी है, मानसिक दशा कैसी है, और आप किसी काम को करने में कितना समय देते हैं, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता। ये ध्यान रखना भाई, इम्पोर्टेंट लगा लेना। शारीरिक से कैसे काम करते हो, मानसिक से कैसे काम करते हो, आप कोई किसी काम को करने में कितने परफेक्ट हैं, ये आपका आएगा वृद्धि के अंतर्गत। और उस काम को आप करते कैसे हैं, साधन क्या है उस काम को करने का, ये अंत आ जाएगा आपका विकास के अंतर्गत। समझ गए। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे वीडियो को दोबारा देख लेना। भार, भार भाई बचपन में आप 5 किलो के थे, अभी आप 50 किलो के हैं, ये आपकी वृद्धि कहलाती है। हम आपके भार को माप सकते हैं, जी सर। हम आपको इंच में नाप सकते हैं, जी सर। आपके हाथ 2, कान 2, कोई होगा जिसके ज़्यादा हो सके, इनको हम नाप सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये परिवर्तन जो होते हैं ये हमारे मात्रात्मक कहलाते हैं। इन्हीं के साथ में जो परिवर्तन होंगे, हम अपने हाथों से काम करते कैसे हैं, ये विकास है। हम अपनी आँखों से देखते कैसे हैं, ये आपका विकास है। हम किसी चीज़ को किस प्रकार से समझते हैं, तैरना हमें कैसे आता है, कैसे आया, विकास से आया। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास की कुछ परिभाषाएं, विकास के कुछ सिद्धांत। शारीरिक विकास, यहाँ भाई टैग लगा हुआ है ना, कभी कोई कंफ्यूज हो आप कि शारीरिक विकास, तो भाई हाथ भी थे, पैर भी थे, वजन भी बढ़ रहा था, वो हमारा शारीरिक विकास ही तो था। मानसिक विकास, ये संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। सर अभी अभी तो आपने कहा था ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है, ये विकास के अंतर्गत कैसे आ गया? भाई मैंने एक और शब्द भी कहा था, अभी ध्यान हो तो। विकास के अंतर्गत गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, मतलब विकास में वृद्धि शामिल, वृद्धि तो शामिल है ही विकास के अंतर्गत, वृद्धि तो शामिल है ही विकास में, परंतु विकास वृद्धि में शामिल नहीं है। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये रहा डायग्राम, सर्कल, ये है आपका विकास। क्या है? विकास। और ये इसमें बना दिया मैंने वृद्धि, ये है आपकी वृद्धि। अब तुम बताओ, तुमने अगर रीजनिंग पढ़ी हो, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, इस डायग्राम को तुम समझो। क्या वृद्धि विकास में शामिल है? जी सर। मतलब वृद्धि के अंतर्गत जो विशेषताएं आती हैं वो आपके विकास में भी आएंगी। हाँ सर। पर विकास में जो परिवर्तन आए हैं, क्या वो आपके वृद्धि में आए? नहीं, क्योंकि विकास जो है वृद्धि में नहीं आता, वृद्धि विकास के अंतर्गत आती है। यानी कन्फ्यूजन नहीं, और कन्फ्यूजन हो तो दोबारा देखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, आ जाओ भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वृद्धि और विकास में अंतर। अभी अभी आप जो मैंने तुम्हें बताया था उसको आप इससे समझ जाओगे। ठीक है, समझने के लिए समझदार को इशारा ही काफ़ी है, और आप तो समझदार व्यक्ति हो। ठीक है, प्राय देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांत, प्रकृति, अभी अभी प्रकृति को ही पढ़ के आए हैं हम, कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि किसी बच्चे को पढ़ाना कैसे है, तो क्या अध्यापक बनोगे?
वृद्धि और विकास में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका अर्थ में अंतर। अर्थ में अंतर कैसे सर? भाई अर्थ में अंतर ऐसे है, वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन, मतलब आपके हाथ बढ़ना, आपका वजन बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ना, आपके दांत आना, आपके बाल आना, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक परिवर्तन है। आपका जब पैदा हुए थे तो 5 इंच के थे, अब आप 5 फुट के हो। जब आप पैदा हुए थे तो 5 किलो के थे, अब 50 किलो के हो। ये शारीरिक परिवर्तन तो है। पहले आप छोटे से थे, अब आप बड़े हो गए। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन आने के प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। फिर कन्फ्यूजन कर दिया सर। देखो कैसे, एक बच्चा है छोटा सा, उसका शारीरिक विकास अभी हुआ नहीं है, ठीक है? क्या नहीं हुआ अभी? उसका शारीरिक विकास अभी हुआ नहीं है। क्या उसको हम तैरा सकते हैं? नहीं। बोले सर दोबारा ये क्वेश्चन, वो उदाहरण दे दिया आपने। बिल्कुल, इसी से समझ जाओगे आप आसानी से, ठीक है? जो मैंने पहले उदाहरण दिया था कि बच्चे जब तक वो शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक, और वृद्धि नहीं होगी तब तक उसका विकास नहीं होगा। मतलब, और उसको अगर हम रिवर्स में करेंगे, कैसे? जैसे बच्चे का शारीरिक परिवर्तन विकास होता है, आप बड़े हो गए, आपको अगर मैं स्विमिंग पूल में ले जाऊँ तो आप तैरना आसानी से सीख जाएंगे। अगर वहीं आपकी जगह किसी बच्चे को ले जाऊँ तो वो तैरना नहीं सीख सकता, ठीक है? अर्थ में अंतर। विकास किसको कहते हैं? जब आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों से जो अच्छी तरह से जो काम करते हैं, वही आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और आपके शरीर में क्या मात्रात्मक परिवर्तन आए हैं, वो आपकी वृद्धि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास की निरंतरता। पहले पढ़ चुके हैं कि वृद्धि जो है एक निश्चित अवस्था तक चलती है और विकास जो है आजीवन चलता है। अब डेफिनेशन मतलब देख लेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी बनाई है। तो वृद्धि लगातार नहीं होती, ना ही ये जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, जिसको कहते हैं हम परिपक्व अवस्था। क्या कहते हैं? परिपक्वावस्था, मैच्योरिटी, जिसको कहते हैं हम टीनेज। क्या कहते हैं? टीनेज, ठीक है? बहुत समझदार हो। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। जन्म और मृत्यु, इन जो बीच की जो प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया है, वो आपके विकास के अंतर्गत आएगी। दोबारा फोर्स मत डालना, दिमाग को सोचना। आपके जन्म के बाद जो विकास प्रक्रिया शुरू हुई और मृत्यु तक जो विकास की प्रक्रिया चलती है, वही आपकी डेफिनेटली विकास है, ठीक है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। पहले डेफिनेट किया था मैंने, डिफाइन कि आपकी वृद्धि शैशव अवस्था में ज़्यादा होती है और बाल्य अवस्था में स्थायित्व आ जाता है, वहीं किशोर अवस्था में ज़्यादा होती है, प्रौढ़ अवस्था में फिर स्थायित्व आ जाता है, वयस्क अवस्था और वृद्ध अवस्था तक आपकी वृद्धि जो एक उच्च अवस्था तक पहुंच जाती है, एक आदर्श तक पहुंच जाती है, ठीक है? जब सुपर ईगो व्यक्ति में आ जाता है तो वो विकास की उच्चतम अवस्था कहलाती है। ईगो का मतलब यहाँ कुछ और ही है, ठीक है, मनोविज्ञान में। अतः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं। मनुष्य में गुणात्मक प्लस मात्रात्मक और कर लेना भाई, ठीक है? मेरे कहने से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मात्रात्मक सही है, ये गलत नहीं है। अगर गलत हो तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, फिर दोबारा से। पहला चैनल तो मेरा ब्लॉक हो गया था, अब की बार भी छोड़ देंगे। अब की बार हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। पिछली बार थोड़ा सिलेबस रह गया था हमारा, लगभग पूरी बुक्स कंप्लीट हो गई थी हमारी, एक ही बुक्स बची थी वो आईसीटी वाली, क्योंकि जब उस टाइम कंप्यूटर नहीं था और चैनल भी ब्लॉक हो गया था अपना, है ना? वृद्धि तथा विकास में संबंध, अभी हमने इनमें अंतर पढ़े थे। इसको मैं चाहता हूँ कि आप बाद में देखो, क्योंकि ये आपके माइंड को फिर से डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है? इसको हम बाद में दिखाऊंगा मैं। इसको सिद्धांत को याद रखना कि आप सर तीसरा पॉइंट बाकी है अभी, ठीक है? चौथा देखते हैं। वृद्धि संकीर्ण शब्द है, वहीं विकास विस्तृत, मैंने पहले ही बताया था। देखो ये क्या है? विकास। विकास क्या है? बड़ा। वृद्धि इसके अंतर्गत है, वृद्धि क्या है? छोटी, ठीक है?
वृद्धि किसके अंतर्गत आ रही है? विकास के अंतर्गत, पर विकास वृद्धि के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो विकास एक व्यापक परिभाषा है, वृद्धि एक छोटी। समझ गए? थ्योरी पढ़ते हैं। वृद्धि शब्द का संकीर्ण माना गया है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया गया है। अभी अभी बताया था भाई, देखो अभी अभी, है ना, यही पढ़ा, याद रखना। एक सर्कल के अंतर्गत दूसरा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, उसके अंतर्गत छोटा सर्कल, ठीक है। परिणात्मक और गुणात्मक। विकास के अंतर्गत जब बच्चे का विकास होता है तो उसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी आते हैं। विनाश भी होता है, कुछ ऐसे दुख आ जाते हैं व्यक्ति के अंतर्गत जिससे उसकी कुछ हानि हो जाती है, चाहे कुछ भी हानि हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। किसी दुर्घटना में किसी का पैर कट जाता है तो आज शारीरिक हानि है। क्या है? शारीरिक हानि, ठीक है। परंतु आपकी जो वृद्धि है, क्या है? वृद्धि। वृद्धि के अंतर्गत केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन आएंगे। वो भी कैसे? सर कैसे? धनात्मक। किसी व्यक्ति का पैर, भगवान ना करे, कट गया तो ये कैसा परिवर्तन है? आपके शरीर से कोई चीज का ऋण हो गया, मतलब आप घट गया। और ऋणात्मक परिवर्तन ये आपकी वृद्धि में नहीं आएंगे। समझ गए? वो परिवर्तन जो ऋणात्मक हों वो आपकी वृद्धि में नहीं आएंगे, ठीक है। तो परिणात्मक परिवर्तन से जुड़ी है कौन? वृद्धि। जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होता है। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास के अंतर्गत गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, वृद्धि और विकास का मापना। अरे सर अभी पढ़ के आए इसको। तो देखो, आपके वजन में, भार में वृद्धि हुई, क्या हम इसको माप सकते हैं? आज आप 50 किलो के हैं, आज भी हम तोल सकते हैं। कल आप 55 के हो गए, इसको भी तोल सकते हैं। परसों आप 60 के हो गए, हम इसको भी तोल सकते हैं। वो अच्छी बात है सर। आज आप 5 इंच के हैं तो भी तोल सकते हैं, कल 50 इंच के, नहीं सॉरी 5 फुट के हो जाएंगे तो भी हम आपको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। अच्छी बात है सर। आज आपकी जो आई विजन है वो 6/6 है, कल आपका आई विजन 6/18 हो जाए, क्या पता बुढ़ापे में पहुंच जाओ। आज आपके दांत 8 हैं, कल आपके दांत 32 हो गए। 4 प्रज्ञा दंत होते हैं। बताओ मुझे प्रज्ञा दंत का कौन सी एज में आते हैं? ये आपके लिए कमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया है कि प्रज्ञा दंत जो कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनको हम अक्ल की डाढ़ कहते हैं। वो कौन सी एज में आते हैं? ठीक है। तो वो परिवर्तन जिनको हम नाप तोल सकते हैं, जिनको नापा तोला जा सकता है, क्या किया जा सकता है? जिनको नापा और तोला जा सकता है वो आते हैं आपके वृद्धि के अंतर्गत। और वे परिवर्तन जिनको नापा और तोला नहीं जा सकता वो आएंगे आपके विकास के अंतर्गत, जिनको नापा और तोला नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। थ्योरी पढ़ते हैं। वृद्धि का संबंध आकार से, भार से, ऊंचाई से होता है। इस परिवर्तनों को नापा तोला जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनको मापना बहुत ही कठिन होता है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए कोई ऐसा तरीका विकसित ही नहीं हुआ। विकास के परिवर्तनों को तो केवल महसूस और देखा जा सकता है। ठीक है। तो आज का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, और एक क्वेश्चन ऐसा बताया है कि आप इसको कभी भूलने वाले नहीं हो सकते। ठीक है। और भाई भूल गए तो बादाम खाया करो, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में, इतने इंटरेस्ट के साथ में आपको बताया है कि आप भूलना मत। आपके 1 घंटा, जो 1 घंटे लगे हैं ना, ये वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आप इसको 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार, जब तक आपको ये दिमाग नहीं बैठ जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार उठता है, हर बार। लगभग आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। मैं किसी दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास लेके आऊँगा, तब देख लेना। हर बार वृद्धि और विकास से एक न एक क्वेश्चन उठता है। और कितने नंबर का उठता है तुम्हें पता है? 8 नंबर का। कितने का? 8 नंबर का। देखो आज आप मैंने 8 नंबर क्लियर करवा दिए, और लगभग आपको मैं 6 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। उनमें देखना वृद्धि और विकास हर साल आता है, हर साल। तो हमारा एक टॉपिक बच गया था,
तीसरा, है ना। अब उसको क्लियर करते हैं हम। वृद्धि और विकास के संबंध। देखो, वृद्धि और विकास शब्दों के एक दूसरे को पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि के पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक, संवेगात्मक। दूसरे पक्षों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। कहावत है कि किसी की एक इंद्रिय खराब हो जाती है तो दूसरी इंद्रिय भी शुरू हो जाती है। देखो, अभी अभी हमारे इंडिया में आप देख लेना, एक बच्चा है, लगभग उसकी उम्र 25 उम्र है, मतलब 25 होगी, शरीर में वो बच्चा है, एज में वो वयस्क है, पर वो फ़िलहाल में एक नीट की परीक्षा पास करके एमबीबीएस बना है। तो उसका क्या हुआ था पता है? उसका शारीरिक पक्ष तो रुक गया था, परंतु उनका मानसिक पक्ष तो एक एमबीबीएस बना है। क्या बना है? एमबीबीएस। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वृद्धि के कुछ पक्ष रुक जाते हैं तो विकास तब भी नहीं रुकता, ये अन्य पक्षों में होकर रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ समझ ना आया हो या कुछ वीडियो में कमी रह गई हो तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, अच्छी से तैयारी करना।